नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली लोढ़ा। राजस्थान से जून 2026 में खाली हो रही 3 राज्यसभा सीटों ने सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा दिया है। एक सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस की और 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्री यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू को रिपीट करने की तैयारी में बताई जा रही है, जबकि दूसरी सीट पर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के बीच अंदर खाने रस्साकशी की भी चर्चाएं है। उधर कांग्रेस की एकमात्र सीट पर असली घमासान है। पवन खेड़ा मेवाड़ कनेक्शन के साथ में राष्ट्रीय प्रोफाइल का तर्क दे रहे हैं, तो संगठन के मजबूत चेहरे यानी कि सीपी जोशी का नाम भी गंभीरता से चर्चाओं में है। तो सवाल है कि क्या ये चुनाव जातीय क्षेत्रीय समीकरणों की गणित पर तय होगा या केंद्रीय नेतृत्व की रणनीतिक पसंद पर। राज्यसभा की ये जंग दरअसल 2028 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने की शुरुआत भी है। अब देखना यह है कि कौन सा दल सियासी चाल से मात देता है और कौन खुद शय में फंस जाता है। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। एडवोकेट ललित लखवाल जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ में बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि ललित जी, आप ही के साथ में चर्चा का आगाज करूंगी। अब राजस्थान में राज्यसभा चुनावों की रणभेरी की चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में ये चुनाव सबसे पहले शुरुआती रिएक्शन आप लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या कुछ मायने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राष्ट्र हित की भावना के साथ धरातल पे काम करता है और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन्हीं में से किसी एक कार्यकर्ता का चयन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए करती है और यहाँ पे कोई भेदभाव के साथ नहीं है। जो योग्य उम्मीदवार पार्टी की नज़र में होता है उसे राज्यसभा भेजने का काम या किसी पद पे बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता से रिएक्शन लूंगी। पौरुष जी, आप बताइए, राज्यसभा चुनावों को लेकर के सियासी गर्मियां जो है वो अभी से परवान पर है। ऐसे में ये चुनाव कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनौतियां कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा है? देखिए नुपुर जी, मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे मतदान करने वाला जो है चुनाव नहीं है और ये इसका जो एक सेट पैटर्न होता है और जिस हिसाब से देखें तो ये 3 राज्यसभा सीटों पे चुनाव होने हैं, तो जहां तक लग रहा है कि 2 सीटें जो है भाजपा के खाते में जानी निश्चित है। जो पहले भी भाजपा के 2 राजेंद्र गहलोत जी और रवनीत सिंह बिट्टू के खाली होने से जाएगी और एक हमारे माननीय सांसद श्री नीरज डांगी जी के खाली होने से सीट जो है वो वापस हमारे खाते में निश्चित है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी आप जो नाम ले रहे थे, तो भारतीय जनता और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भैया ना हमारे यहाँ पे सबको बराबरी का अवसर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी को तो मेरे हिसाब से नाम में ही खुश हो जाना चाहिए। हमने देखा कि पिछले कई जब उपचुनाव हुए तभी भी इन लोगों का नाम चला, लोकसभा चुनाव हुए तभी भी इन लोगों का नाम चला। भारतीय जनता पार्टी में तो परिपाटी है, भारतीय जनता पार्टी योग्य लोगों को थोड़ा देती है। भारतीय जनता पार्टी में तो योग्य वो व्यक्ति होता है कि जो जिसको काम करना कुछ नहीं आता, जैसे ऊपर वाले आदेश का जो है ऊपर से जो आदेश आया उसको पूरी तौर पर मान ले। यू आर राइट सर बोले, हमने मुख्यमंत्री से लेकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भी हमने परिपाटी देखी, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ऐसे चीजों को जो है अपना मास्टर स्ट्रोक बताती है। जबकि आप सोचिए नुपुर जी कि हम एक कार जो होती है, जो साधारण सी जो सबसे सस्ती कोई 4 या 5 लाख रुपए की कार आती होगी, वो भी हम गैर अनुभवी हाथों में नहीं देते और भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन जैसी चीजें जो है वो गैर अनुभवी हाथों में देती है और ऊपर से अपना मास्टर स्ट्रोक और बताती है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा पौरुष जी, गैर अनुभवी हाथों में देती है और शायद तभी जनता जो है इनसे हाथों से हाथ भी मिलाती है। बहरहाल ये राज्यसभा चुनाव की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 2028 भी इससे जुड़ा हुआ है। और चलिए हमारे साथ में देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए। देवेंद्र जी, आप बताइए, यदि विधानसभा
के मेंबर्स का नंबर गेम देखें, विधानसभा के जो सदन का है, उस हिसाब से ये चुनाव किसके लिए जो है ज्यादा फायदेमंद रहेगा? देखो नूपुर, जो चुनावी गणित है और नंबर ऑफ वोट्स का मसला है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं कि ये 2-1 मतलब 2 बीजेपी के पास हैं और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसकी पूरी मतलब जो गणित है वो सामने है। और कांग्रेस के लिए एक सीट की संभावना है तो वो भी है। अब इसमें किसी तरह का तड़का जो है, जो बाहरी कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आकर के खरीद फरोख्त करके उल्टा सीधा करने की जो कहानी होती है, वो तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रही है कि उस तरह का कोई आएगा और फिर इसमें से तोड़फोड़ करेगा या किसी और को ये करेगा, तो उसकी नहीं है। तो ये क्लियरिटी है। लेकिन जहां तक किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसका आधार क्या होगा, देखिए राजस्थान के अंदर परिपाटी ऐसी चली आ रही है कि बाहरी उम्मीदवार जो है राजस्थान पे डाले जाते और किसी भी पार्टी को ले लीजिए आप, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, और इवन जो दूसरे दल जो हुआ करते थे पहले जनता पार्टी, और उसमें भी ये था कि बाहरी उम्मीदवार जो है राजस्थान में काफी सारे आते थे और उसको स्वीकार किया जाता था। यहाँ रवनीत सिंह बिट्टू का मसला जो है वो चूंकि अभी उनको महज 2 साल ही का कार्यकाल मिला है और वो केंद्र में मंत्री भी हैं, और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के, वो अब रवनीत सिंह बिट्टू को छोड़ना जो है अफोर्ड नहीं करेगी। वो देखिए कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति हैं और केंद्र में मंत्री हैं, और पंजाब का चुनाव जो है आगे सामने दिखाई दे रहा है, तो वो एक सिख चेहरा, और पिछले दिनों राहुल गांधी के एक हल्के से कमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी भी उठ गई थी। तो मैं समझता हूं कि रवनीत सिंह बिट्टू की तो चांसेस 100% हैं कि उनको कंटिन्यू किया जाएगा। अब रहा सवाल दूसरी जो सीट है उस पे नाम जो चल रहे हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ये अनुमान है, क्योंकि इसमें एक बहुत सीधी सी बात होगी कि केंद्र जैसा चाहेगा, जिसकी पर्ची आएगी उसको उम्मीदवार बना दिया जाएगा, और काबिलियत नाकाबिलियत वो केंद्र की का आउटलुक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के अंदर पवन खेड़ा एक दिलचस्प नाम है, क्योंकि इन दिनों पवन खेड़ा लाइमलाइट में है कांग्रेस के नजरिए से। तो वो अगर आते हैं और वो मूलतः राजस्थान से ही हैं, तो उनकी दावेदारी मैं समझता हूं कि जोशी जी के मुकाबले ज्यादा बड़ी है। ठीक है देवेंद्र जी, लेकिन 2022 का ही शायद वो दौर रहा जब उनके सपनों पर पानी फिरा था और शायद उन्होंने शिकायत भी की थी। अब देखना है इस बार पवन खेड़ा साहब का सपना कितना पूरा हो पाता है। बीजेपी के प्रवक्ता ललित जी, आप बताइए, रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के लगातार ये जब से राज्यसभा चुनावों की रणभेरी का ऐलान हुआ है तब से ये नाम जो है वापस से चर्चाओं में शुमार है कि बीजेपी भाई रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से रिपीट करने की तैयारी में है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक चयन की प्रक्रिया है। पहले प्रदेश की कोर कमेटी में नाम डिस्कस होते हैं, जो योग्य उम्मीदवार होता है और जिसको केंद्र की राजनीति में लेके जाना होता है, पहले प्रदेश लेवल पे डिस्कस होता है, उसके बाद बीजेपी का संसदीय बोर्ड है वो निर्णय करता है। कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि योग्य और अयोग्यता की बात करी। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता है वो योग्य है, बूथ लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी योग्य समझती है। इन्होंने कहा हम योग्य व्यक्तियों को भेजते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 5 में से 4 जो कैंडिडेट है राजस्थान से बाहर के हैं। तो कांग्रेस खुद ये मान रही है कि राजस्थान में राज्यसभा से जाने लायक कोई भी योग्य व्यक्ति इनके पास नहीं है। ठीक है ललित जी, ये तो रवनीत सिंह बिट्टू की बात हो गई है। चलिए, आपने योग्य अयोग्य की तो बात की। अब चलिए, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम जो चर्चाओं में है, कुछ बुद्धिजीवी जो है इस नाम की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में पहले भी सतीश पूनिया के नाम की चर्चा चलती है, राजेंद्र राठौड़ साहब के नाम की चर्चा चलती है, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। क्या इस बार इन चेहरों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है क्या? देखिए, ये अभी एक अनुमान है और मीडिया के चलाए हुए नाम है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। पहले यहाँ की जो कोर कमेटी है उसमें निर्णय होता है प्रदेश स्तर पे, उसके बाद कुछ नाम सेलेक्ट करके संसदीय बोर्ड में भेजे जाते हैं। फिर संसदीय बोर्ड में डिस्कशन के बाद फिर किसी कैंडिडेट को किसको प्रत्याशी बनाना है वो संसदीय बोर्ड निर्णय करता है।
बिल्कुल ललित जी, आपको नहीं लगता है यदि इन दोनों नामों का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं जब जातीय फैक्टर की बात होती है, क्योंकि जब भी चुनावों का जिक्र होता है तो कास्ट फैक्टर पे हम उस इक्वेशन की भी चर्चा करते हैं, तो ऐसे में चाहे राजपूत हो या जाट चेहरा हो, ये दो समीकरण जो है आपके लिए बड़ी चुनौती बने रहेंगे। ये भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति से ऊपर उठ के ही निर्णय करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करती है उसमें राजनीतिक जातिगत लाभ हानि देख के निर्णय नहीं करती। यहाँ पे जो योग्य उम्मीदवार होता है उसका चयन करती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है तो उसको चयन करती है। अब से पहले आप देखें, चुन्नीलाल ग्रासिया जी को भेजा, मदन राठौर जी को भेजा, पहले रामकुमार वर्मा जी को भेजा, उससे पहले एससी वर्ग से आने वाले कृष्ण कुमार वाल्मीकि जी को भी भेजा। तो भारतीय जनता पार्टी मदन लाल सैनी जी को भेजा, जो भारतीय जनता पार्टी में सतत मेहनत करते हैं, बूथ लेवल पे पार्टी संगठन का काम करते हैं, उनको ही भारतीय जनता पार्टी आगे राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा के लिए चुनती है। ठीक है पौरुष जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आपने साफ साफ बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा, उन्होंने कहा जो काम करेगा उसे ही मौका भी मिलेगा। और ये तस्वीर तब भी हमने देखी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है, और वो तस्वीर हमारे सामने है। बीजेपी हमेशा इस रणनीति पर काम करती आई है, जो काम करेगा उसे मौका दिया जाएगा, और वो बानगी हमने देखी है। पौरुष जी, आप बताइए, अभी जो चर्चाओं का दौर है, पवन खेड़ा साहब के नामों की चर्चा जो कुछ बुद्धिजीवी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जिस तरह से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, मेवाड़ का जो इलाका है जहां से मैं भी आती हूं, वहां पर कांग्रेस का जो पिलर है वो अभी तक मजबूत कई सालों से नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आपको लगता है जो पवन खेड़ा साहब वहीं से आते हैं, मेवाड़ की सरजमी से आते हैं, राजस्थान के उदयपुर से आते हैं, क्या उन्हें वहां से मौका मिलेगा? क्योंकि मेवाड़ में शायद कांग्रेस को मजबूत होने की बेहद जरूरत है। देखिए नुपुर जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो है एक पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली है। आपको पता है कि चाहे हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री का चयन हो या फिर राज्यसभा के प्रत्याशी का चयन हो, उसकी काफी जो है फिल्टर्स होते हैं, और नीचे से लेकर के ऊपर तक जब फिल्टर में जो नाम जाते हैं, उसके बाद जो पार्टी को लगता है कि समय अनुसार जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से कि अमुक व्यक्ति को बनाया जाना पार्टी हित के लिए और साथ ही साथ उस क्षेत्र के लिए जो है वो ज्यादा प्रभावी रहेगा, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का चयन किया जाता है। और पवन खेड़ा जी का आपने नाम लिया, डॉक्टर सीपी जोशी जी का नाम लिया, निश्चित तौर पर सब हमारे नेता जो है एक हमारे लिए पार्टी के लिए राष्ट्रीय गौरव है, और हमें इस बात का अभिमान है कि ये लोग हमारे राजस्थान से जो है बिलोंग करते हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी को देखिए जो उपयोगी लगेगा वो करेंगे। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता आपने इनसे राजेंद्र राठौड़ जी के बारे में पूछना चाहा, सतीश पूनिया जी के लिए पूछना चाहा, इन्होंने 10 नाम और गिना दिए, फिर बोल दिया कि हम तो योग्य लोगों का चयन करते हैं। तो क्या आप इन दो को योग्य नहीं मानते? आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने भी कहा, और आपने भी अभी मेरी बात की शुरुआत में बात कहा कि इसकी कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वालों को कैसे इनाम देती है। कांग्रेस बीजेपी का अभेद्य गढ़ बन चुका है मेवाड़, राजस्थान का वो इलाका, वहां पर क्या कांग्रेस को अपनी पैठ मजबूत करने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं, देखिए मैंने आपसे निश्चित तौर पर मैंने कहा नहीं, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना कि पार्टी को जो उपयोगी लगेगा, निश्चित तौर पे मेवाड़ भी हमें मजबूत करना है, हमें मारवाड़ पवन खेड़ा जी उपयोगी नहीं है। पवन खेड़ा जी उपयोगी नहीं है। पवन खेड़ा जी बहुत उपयोगी है। पवन खेड़ा जी आज हमारी पार्टी का गौरव है। आज देखिए आप किस प्रकार से आज के युग में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर खाने चर्चा थी, 2022 में उनको मौका चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उनको मौका दिया नहीं। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का हर जो कार्यकर्ता हो या हर नेता जो होता है वो एक अनुशासित सिपाही होता है, और उसकी उपयोगिता, उसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो जनता की सेवा करना और पार्टी की सेवा करना होता है। और जो सत्ता वाले जो पद होते हैं, निश्चित तौर पे पार्टी का आला कमान जो है वो जनता की भी उपयोगिता देखता है, पार्टी की उपयोगिता देखता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पे कैसे सेट करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात का चयन पार्टी में छोड़ देना चाहिए। पर देखिए मैं इस बात को वापस आपसे दोहरा रहा हूँ। देखिए नुपुर जी, क्या स्थिति हो गई, या अभी बात इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, बोले कि साहब मेहनत का फल मिलता है। तो जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो सतीश पूनिया जी ने लगातार 5 साल तक मेहनत करी, जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ जी ने नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाया, उनको इनाम नहीं देकर के एक पर्ची निकल गई और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसको कोई जानता ही नहीं था। सांगानेर की जनता नहीं जानती थी जिनको। चलो ठीक है, पार्टी के वोटों की दिक्कत है क्या? और ये भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, आपको सही नहीं लगा क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? इनाम दे रहे हैं तो मुझे
मुझे बताइए, कह रहे कि हम मेहनत का इनाम देते हैं, तो मेहनत का इनाम क्या ऐसे दिया जाता है कि जिन लोगों ने विपक्ष में रहते हुए पार्टी के लिए संघर्ष किया, आपने उन लोगों को तो साइड में बैठा दिया, पौरुषी, और आपको उसके लगता बाद है वो कि लोग चलो भजनलाल चुनाव शर्मा हार जी गए, ने आपने ग्राउंड पे काम नहीं किया, आपने ग्राउंड पे compensation काम तक नहीं दिया। किया और उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं देना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? पौरुषी, आप बताइए। नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को इस मायने में है। प्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो मेहनत करता है ठीक है। उसको फल देते हैं। चलिए, इसका देवेंद्र मतलब जी, तो ये हुआ ना कि भाई आप इन लोगों बताइए, ये आपकी देवेंद्र परीक्षा में जी। फेल हो गए ना। राजेंद्र ठीक है। राठौड़ जी और पूनिया जी जो है, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती कि उन्होंने ठीक पार्टी है, के लिए यदि कुछ किया, आप ये कांग्रेस कहना की चाह हम रहे हैं बात ना। कर ले, देवेंद्र जी, हर दूसरी बात तस्वीर पे इन्होंने- बात इन्होंने होगी। एक बात और एक कही, मिनट, पौरुषी, आपकी सुनिए, बारी इन्होंने एक आएगी बात तो और कही। बोलिएगा। आप देवेंद्र जी एक बात बताइए, यदि हम कांग्रेस की तस्वीर को देखें तो पवन खेड़ा जी का नाम जो कुछ बुद्धिजीवी ले रहे हैं, ऐसे में मेवाड़ से एक और चेहरा आता है, सीपी जोशी साहब, जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इस फैक्टर को हम कैसे देखें, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान के मेवाड़ में बहुत ज्यादा कमजोर रही है। शायद आप भी जानते हैं कि बहुत साल लगे वहां पर, अभी तक कांग्रेस अपनी जो है पैठ नहीं जमा पाई है। हाँ, देवेंद्र जी। गिरजा व्यास के नई सीन में होने की वजह से पार्टी को अब नए सिरे से खड़े होने की ज़रूरत है। देखो नूपुर, एक चीज़ दोनों पार्टियां जो दावा कर रही हैं कि साहब हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो मेहनत करता है उसको हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, देखिए ये सब दिखावटी है। केंद्र की जो इनकी हाई कमान होती है उसके पास राज्यसभा एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां पर वो अपनी ज़रूरत के लोगों को फिट कर सकते हैं। लोकसभा के अंदर पार्टी के हाथ में टिकट तो होती है लेकिन जितवाना नहीं होता। राज्यसभा में वो जितवा करके और उसको उपयोग के लिए उसको आगे ला सकती है। तो इसलिए ये जो दावे करते हैं ना कि हम लोग नीचे से ऐसे बनाते हैं और फिर वो नाम वहां जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। केंद्र की में बैठी हुई जो इनकी हाईकमान है उनको लगता है कि इस व्यक्ति को राजस्थान से चुनवा करके ले आना चाहिए, इसका उपयोग है, तो वो इसको लेकर के आते हैं। अगर ऐसा ही होता तो रवनीत सिंह बिट्टू को तो फिर राजस्थान से तो नाम ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए केंद्र डायरेक्ट करती है कि ठीक है जी, इस व्यक्ति को हम राजस्थान से लेना चाहते हैं, आप लोग इसका नाम भेजिए, तो उसका नाम जा सकता है। और यही बात कांग्रेस में भी होती है। पवन खेड़ा जो हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर ग्रास रूट लेवल पे काम करके नहीं गए हैं, लेकिन नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में वो एक प्रवक्ता के तौर पे अपना नाम काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं और वो दावा इसी आधार पे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर उनको कांग्रेस की हाईकमान जो है मेवाड़ को ध्यान में रखती है और अपने राष्ट्रीय राजनीति में उनके महत्व को समझती है, तो हो सकता है पवन खेड़ा को मैं समझता हूं कि तवज्जो मिलेगी। इससे मेवाड़ मारवाड़ मेवाड़ कितना खड़ा होगा पवन खेड़ा की वजह से, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पवन खेड़ा की आइडेंटिटी मेवाड़ की वजह से नहीं है। मेवाड़ के बारे में तो अब पता चल रहा है कि पवन खेड़ा मेवाड़ से हैं और राजस्थान से हैं जब राज्यसभा का चुनाव आया। इससे पहले तो शायद लेमैन को तो ये आइडिया ही नहीं है कि वो राजस्थान से हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो आज के दिन कांग्रेस के एक उपयोगी पर्सनैलिटी हैं और उनका चांस बनता है। बिल्कुल देवेंद्र जी, उन्होंने 2022 में खुद खुलेआम ये कहा भी था कि भाई यदि आप मुझे मौका देते हैं तो शायद वहां पर भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। बहरहाल अब कांग्रेस की रणनीति उन दिनों क्या कुछ रही। चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। जब टिकट वितरण किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने शायद ये भी चुनौती हो जाएगी, संगठन और संघ के बीच में कैसे संतुलन साधना है। ललित जी, देखिए कभी भी संघ कभी भी हमारे यहाँ इंटरफेयर नहीं करता है, ये बीजेपी स्वतंत्र है। यहाँ पे जो भी मैंने बताया ना कि हमारे जो यहाँ की कोर कमेटी है, यहाँ के सीनियर नेता मिलके एक रणनीति तैयार करते हैं, उसमें कुछ नाम सेलेक्ट करते हैं, उसी को आगे संसदीय बोर्ड में भेजते हैं। वहाँ पर भी जो केंद्र में हमारे जो संसदीय बोर्ड के मेंबर्स हैं वो सारे मिलके एक आम राय बनती है तो टिकट यहाँ पे प्रत्याशी का चयन होता है। कांग्रेस में ये समस्या है कि वहाँ पे आला कमान है। खड़गे जी खुद कहते हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि निर्णय आला कमान करेगा। तो आला कमान वाली कहानी कांग्रेस में है। हमारे यहाँ एक स्वतंत्र प्रणाली है, यहाँ पे प्रत्याशी चयन करने की लेकिन प्रक्रिया है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाई आप लोगों के जो हमारे मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, ठीक है उन्होंने तो तर्क दिया है कि मैं दिल्ली जाता हूँ, जनता के लिए बहुत कुछ लेकर के आता हूँ, लेकिन विपक्ष को एतराज होता है। वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बार बार दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ती है।
तो आलाकमान तो वहां पर भी है। ललित जी देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे भजनलाल जी को, जब किसान पुत्र एक साधारण व्यक्ति जब यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया, ऐसे जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, कांग्रेस को सबसे बड़ी चुभन ही है कि ये आम व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद तक कैसे पहुंच गए। सतीश पुनिया जी को नहीं बनना चाहिए था, राजेंद्र राठौड़ जी को नहीं बनना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैंने आपको बीच में नहीं टोका, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब आम व्यक्ति धरातल से उठ के किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है, वो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में आपको पता है कि निर्णय कहां से होते हैं, एक परिवार निर्णय करता है। हमारे यहाँ पे पूरा संगठन मिलके आम राय करके यहाँ पे निर्णय किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी कभी भी संघ और बीजेपी में कभी मतभेद नहीं रहे और संघ कभी हमारे यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए पौरुष जी, ललित जी की बात का भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन यदि हम नंबर गेम को देखें तो अच्छी खासी विधायकों की संख्या जो है बीजेपी के पास में है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके सामने बीजेपी एक बड़ा चैलेंज बनती हुई दिखाई देती है नंबर गेम के हिसाब से। पौरुष जी नहीं, देखिए नुपुर जी, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि एक सीधा डायरेक्ट चुनाव नहीं है, ये जो है पैटर्न पे होने वाला चुनाव है। विधायक इसमें वोट देते हैं, तो मिनिमम हर विधायक को जो है वो 51 विधायक, हर राज्यसभा सदस्य को चुनाव जीतने के लिए 51 विधायक चाहिए। तो निश्चित तौर पर कंफर्टेबल नंबर जो है वो हमारे पास भी है और बीजेपी के पास भी है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कि कांग्रेस बीजेपी की जो है उधर 2 सीट और इधर 1 सीट में किसी भी तरह का कोई बड़ा कोई व्यवधान आएगा। एक ये सेट पैटर्न में होने वाला चुनाव है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है कि मैं जो कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि भाई संघ हमारे इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता की बात से सहमत है कि निश्चित तौर पे एक जमाने हुआ करते थे, आपने इनसे सवाल पूछा कि भाई संघ का भी बड़ा रोल रहता है। हाँ, हुआ करता था एक जमाना कि जब संघ सर्वोपरि हुआ करता था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी छोटा सा या बड़ा निर्णय करने के लिए संघ के पास जाना पड़ता था। पर हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी खुद इतना बड़ा संगठन हो गया, संघ अपनी सोचे, संघ क्या करना है अपनी सोचे, हमारे कामों में इंटरफेयर नहीं करे। तो निश्चित तौर पर अब ये इन्होंने स्थिति संघ की ला दी कि संघ जो है बड़ी दयनीय स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया। और संघ को ही क्या पहुंचा दिया, आप देखिए सनातन की बात करने वाले आज शंकराचार्य जी के ऊपर कितनी बड़ी तलवार लटकी पड़ी है। किस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संतों का चौला पहना करके जो है, वो मुद्दा अलग है। आप इस मुद्दे पर आइए, चुनाव के राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर आइए। नहीं, मैं इसी बात को आपसे कह रहा हूँ कि देखिए राज्यसभा चुनाव जो है निश्चित तौर पे जो है, ये मैंने आपसे कहा कि ये खाली एक जो गणित वाला चुनाव है, इसमें कोई बड़ा कोई उलटफेर होने वाली कोई स्थिति है नहीं। तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के बाद जो पहले थी वो जाएगी, निश्चित तौर पे कांग्रेस वाली 1 सीट आएगी। 51 वोट मिनिमम चाहिए होते हैं, तो 51 वोट का जो है फिगर संक्षिप्त में एक लाइन में बताइएगा। राज्यसभा चुनावों की सियासी बिसात बिछ चुकी है, ऐसे में समीकरण क्या कुछ कहता है, बहुत ही संक्षिप्त में बताइएगा। आप मुझसे कह रही हैं जी? देखिए, दोनों प्रवक्ता जो है बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी की आला कमान डिसाइड करेगा, किसी का निराला कमान डिसाइड करेगा, लेकिन डिसाइड करेगा कमान ही, ये तय है। और दोनों जगह पे उन्हीं की चलने वाली भी है। और कोई ये कहता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, भाई आज के दिन हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल के पास किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, दिखावटी है। ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं। तो इसलिए फैसला केंद्र को ही करना है, चाहे कांग्रेस करे और चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी केंद्र से ही। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की है। तो राजस्थान की राजनीति में फिर क्या सियासी घमासान मचेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनावों की रणभेरी आखिरकार बच चुकी है, सियासी बिसात बिछ चुकी है और ऐसे में 3 सीटें राज्यसभा की खाली है राजस्थान में। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस किस चेहरे पर दाव चलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।